Hello and welcome to Sports Hangama special coverage of FIFA World Cup 2026. फ्रांस कौन हराएगा इन्हें? इस टाइम पोटेंशियली जो टीम स्टार्ट से लेके अब तक मोस्ट इंप्रेसिव लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रांस है। सेनेगल के फर्स्ट हाफ में जब ओलिसे को उन्होंने मिडल में नहीं शिफ्ट किया, सिंस दैट मूव अभी तक फ्रांस अनडिफीटेड, लग ही नहीं रहा कि उन्हें हरा सकता है, कोई इवन क्लोज भी नहीं जा रहा। अच्छी अच्छी टीम्स भी एक चांस तक नहीं क्रिएट कर पा रही, मैच हराना तो बहुत दूर की बात है। और अटैक वो लग ऐसे रहा है कि दे कैन स्कोर एट विल। एम्बापे को रोके तो डेम्बेले है, डेम्बेले को रोके डुए है, डुए को रोके बारकोला है, और इन सब को चलाने के लिए हार्ट बीट ओलिसे। फेवरेट्स के टैग को यूजुअली वर्ल्ड कप में ऐसे होता नहीं है कि फेवरेट्स जो हैं वो एंड तक ऐसे ही बिल्कुल ट्रबल हुए बगैर वर्ल्ड कप जीते। अगर ये हुआ तो शायद हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम एवर ऐसे होगा। कोई टीम लग रही है जो इनको रोक सकती है? नहीं, टू स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं फ्रांस जैसे। मतलब कल के मैच में 2 स्टेप आगे लग रहे थे मोरक्को से, जिसमें पहले मिनट से वेव आफ्टर वेव अटैक की उनकी। 30 मिनट पे एम्बापे की शॉट और फिर उपामेकानो के हेडर, बोनो को शुरू से टेस्ट कर रहे थे। और कल हम जिसमें बात की थी ब्लूप्रिंट की कि मोरक्को किस तरह काउंटर कर सकता है फ्रांस को, उन्होंने बिल्कुल ऑपोजिट किया उसका। स्टार्टिंग से थोड़ा उन्होंने पुश करने की कोशिश की और एक्सपोज हो गए पीछे। और पेनल्टी इंसिडेंट देखें, हकीमी बिल्कुल आगे गया और एम्बापे के लिए इतनी स्पेस पीछे छोड़ दी उन्होंने। और वही मजरोई ने जो पेनल्टी, हम बात करेंगे पेनल्टी होती है या नहीं होती वो अलग डिसीजन है, बाकी पर फ्रांस बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है इस वक्त। असल में कुछ फ्रांस ने तो अच्छा खेले, ऑन द अदर हैंड मोरक्को ने भी बहुत डिसअपॉइंट किया। मुझे लग रहा था बड़ा अच्छा मुकाबला करेंगे मोरक्को जो है ना, लेकिन मोरक्कन्स और फ्रेंच प्लेयर्स की यूजुअली अगर देखें ना तो बहुत सारे फ्रांस की टीम में मोरक्को बेस्ड प्लेयर्स भी हैं, और जो सिमिलरली मोरक्को की टीम में बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने फ्रांस वालों के साथ टाइम गुजारा है। इवन जो इनका डिफेंडर है मोरक्को का, ईसा डियोप, वो और एम्बापे कहते हैं बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स हैं, बचपन से बड़े साथ रहते हैं। तो और इवेंचुअली तो खैर चैलेंज भी डियोप ने बड़ा स्ट्रॉन्ग किया था एम्बापे पे। बट हैविंग सेड दैट, मुझे लगता है वो जो साथ रहने का, उससे जो फील मेरी थी कि इनकी राइवलरी होगी बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन मोरक्को एक कॉम्प्लेक्स में लगे हैं, एक उनमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा था कि मे बी वो फ्रांस को हरा ही नहीं सकते, और बड़े सेटिस्फाइड थे, शायद क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया तो इतना ही काफी है। तो वो फाइट या वो जिप नजर ही नहीं आई मोरक्को में। स्टार्ट से बड़ा एक लेबर्ड और हारा हुआ एटीट्यूड मुझे फील हो रहा था मोरक्को। जैसे हमने 2022 में देखा था मोरक्को ने स्ट्रगल की थी कि जो हमने वर्ल्ड कप जीतने की कोशिश की थी, जैसे उन्होंने पोर्चुगल, स्पेन वगैरह को बाय किया था। तो इस बार मोरक्को की वो जो है फॉर्म नहीं दिख रही थी। और हम फ्रांस के अटैक की इतनी बात करते हैं, डुए, बारकोला, ये एम्बापे और लीसे वगैरह, मैं थोड़ा क्रेडिट ना फ्रांस की डिफेंस को भी दूंगा। हमने कुनाटे और उपामेकानो को कहा था कि दोनों की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं है, लेकिन वो फिर भी अच्छा खेल रहे हैं। और लुकास डीनिये की हम कल बात कर रहे थे कि लुकास डीनिये को जो ब्राहिम डियाज और अशरफ हकीमी मिलकर जो काउंटर अटैक पे स्ट्रगल करा सकते हैं, लेकिन इस तरह हुआ नहीं कि लुकास डीनिये जो है आइसोलेटेड था। पूरी जो डिफेंस थी फ्रांस की, वो सारे एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में थे कि जो है हमें गोल नहीं होने देना, हमें डिफेंस ऐसे रखनी है कि जो है वो पेनिट्रेट ना कर पाए अटैक पे। वो 1-2 चांसेस थे जो मोरक्को आ गए। लूप होल नजर नहीं आ रहा कि फ्रांस को सिर्फ जो टीम हरा सकती है ना वो फ्रांस खुद ही है, कि वो किसी दिन खुद परफॉर्म ना करें या कोई सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऐसा ऑन हो जाए उनका। वरना 2 ही तरीके उनको खेलने के, एक तो है पैराग्वे वाला कि कंप्लीट स्ट्रक्चर और उनको मैन इन द मिडल वो रख के सारे, तो वो फ्रस्ट्रेट करें, सिर्फ इनर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हार सकते। एग्जैक्टली। अब वो भी नजर नहीं आ रहा ना, आपस में हार्मनी और वो इतनी अच्छी है केमिस्ट्री के। जो एम्बापे है और डेम्बेले है, दोनों स्ट्राइकर्स हैं, दोनों ने कल डेम्बेले के 5 गोल्स हो गए हैं। तो वो अब बड़े अरसे बाद लास्ट ऐसे हुआ था जब रिवाल्डो रोनाल्डो खेलते थे, तो 50 साल बाद ऐसे हुआ है कि दोनों जो स्ट्राइकर्स हैं ना उन्होंने 5-5 गोल्स कर दिए। अरसे से ये नहीं होता आ रहा। तो दैट मीन्स कि अगर आप एक थ्रेट को रोक भी लेंगे एम्बापे वाले, तो दूसरे एंड से डेम्बेले जो है वो आके स्कोर कर देगा। डेम्बेले ही आपको एक वीक लिंक लग रहा था, अब वो भी इवन परफॉर्म कर रहा है, अब बड़े मैचेस में भी गोल कर दिया, अब तो कोई रह नहीं गई कसर। नहीं, वीक लिंक की बात नहीं है। अब जैसे एम्बापे, ओलिसे और डुए, उनके साथ कोई भी खेलेगा वो ऑटोमेटिकली बेटर होना शुरू हो जाएगा। मैं इसको उम्मीद कर रहा था इसलिए कि वो बेटर लग नहीं रहा था इनके साथ खेल के भी। अब जैसे फ्रांस, हम कहते हैं फ्रांस क्यों स्ट्रॉन्ग है, अगर हम इन चारों में से एक को भी निकाल दें तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप जैसे स्पेन में से लमीन यमाल को लगाए तो फर्क पड़ता है, मेसी को अगर निकाल दें अर्जेंटीना में से फर्क पड़ता है। इस तरह से अगर हर टीम में से एक मेन प्लेयर निकाले फर्क पड़ रहा है उनको। यहाँ पे फ्रांस को नहीं पड़ा, बहुत डायनेमिक है लोग। बल्कि निकालने के बाद इवन जो बेंच पे स्ट्रेंथ है, वो चरकी को चांस ही नहीं मिल रहा। सब देशों से पूछ भी रहे हैं कि चरकी नहीं टीम में आ रहा, वो चरकी को कैसे ले गया? वो तो उनका फर्स्ट सब भी नहीं है। फर्स्ट सब भी करेगा तो बारकोला या डुए में से जो खेल रहा हुआ दूसरा प्लेयर आ जाएगा। तो चरकी तो कहीं जाके उनका 13th 14th पिक है जो अगर
टीम में जैसे select टीम का स्ट्रक्चर है वो माइकल ओलिसे की जगह चर्की को ला सकते हैं, लेकिन माइकल ओलिसे ऐसा प्लेयर जिसको 90 मिनट्स खेलने चाहिए क्योंकि वो हर चांस वो क्रिएट कर रहा है। फ्रांस का मेन सप्लाइंग माइकल ओलिसे, और हमने ये देखते आ रहे हैं पहले मैच से कि माइकल ओलिसे के बगैर फ्रांस जो गेम नहीं कर सकती। जैसे हमने पैराग्वे के मैच में देखा था, वो थोड़ा बहुत उन्होंने ओलिसे को रोका था इसलिए 1-0 हुआ था, लेकिन अगर ओलिसे को नहीं रोक पाए तो फ्रांस को नहीं रोक सकते। बाकी मोरक्को का मैं देख रहा था स्टैट के, मोरक्को ने पोजेशन डोमिनेट किया 52% था, और मैं सरप्राइज था कि मोरक्को ने पोजेशन डोमिनेट किया क्योंकि उस पोजेशन का उन्होंने कुछ फायदा उठाया नहीं, बिल्कुल ही जीरो लग रहे थे। ऐसा लग रहा था डर रहे हैं कि फ्रांस हमारे साथ कुछ ना करना दे। अर्जेंसी बिल्कुल नहीं लगी, मतलब एंड तक ऐसे लग रहा था जैसे स्कोर लाइन 0-0 चल रही है और पुश करने की जरूरत ही नहीं है। पहला गोल हुआ, उसके बाद थोड़ी सी जब अटेम्प्ट करनी भी चाहिए थी तो दूसरा गोल पड़ गया, उसके बाद तो दे रिजाइन टू द फैक्ट कि अब शायद हमने हारना ही है। तो मैं कहता हूँ बाहर होना कोई बुरी बात नहीं है, आप क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे, लेकिन कोशिश करके जाए, लेकिन कोशिश करके एटलीस्ट एफर्ट करके आप अपना 100% तो देके जाए। वो इतनी बड़ी स्टेज पे लग ही नहीं रहा था कि मोरक्को ने ये रियलाइज कर पा रहे हैं कि दिस इज द क्वार्टर फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप। तो वो थोड़ा सा मुझे ये फील हुआ कि शायद उनकी रेस ही यहीं तक थी, मतलब उन्होंने यही सोचा हुआ था कि क्वार्टर फाइनल हमारे लिए बहुत बड़ी सक्सेस है। और इवन दो है भी, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन गए हैं जो कंसेक्यूटिव वर्ल्ड कप में दूसरी बार ये क्वार्टर फाइनल में तक पहुंचे हैं, लेकिन इस टीम में पोटेंशियल है जो एक बड़ी टीम बनने का। वो मुझे थोड़ा सा मोरक्को में लैक करता नजर आया, ना वो पैराग्वे वाली गेम कर सके हैं फुली डिफेंसिव, और ना अटैक उस तरह कर सके, तो समवेयर इन द मिडल वो कॉट अप हो गए। और बाकी हकीमी का जैसे हम कह रहे थे कि वो स्टार्ट में जब आगे गया ही है, पीछे पेनल्टी होगी तो उसके बाद वो भी बहुत कॉशियस है। ओवरऑल मोरक्को वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग, और फ्रांस ऑन द अदर हैंड वो तो इम्प्रेसिव लगते जा रहे हैं। फ्रांस को रोकने का अब जो वाहिद एक नज़र आ रही है टीम जो रोक सकती है, जिसका वेंगर ने भी कहा है और बाकी सब भी कह रहे हैं, दैट इज़ ओनली स्पेन। तो स्पेन पोजेशन रखती है। अब वो कह ही रहे थे डेशॉम की टीम को रोकना है तो आपको पोजेशन रखेंगे तो आप शायद कुछ कर पाएंगे, अगर इन्हें बॉल दी तो दे विल कॉज हैवक। तो स्पेन अब जाएगी पोजीशन फुटबॉल के लिए या अपनी नेशनल गेम खेलेगी, या थोड़ा सा उन्हें अपने शेल में आके पीछे डिफेंसिवली खेलना पड़ेगा? फुटबॉल की मैं आपको बता रहा हूँ, पहले से बात बता रहा हूँ कि जिसने ज्यादा गोल मारे वही जीतेगा। अब बात किया स्पेन अगर पोजेशन रखता भी है तो वो क्या करता है पोजेशन के साथ, जैसे हमने मोरक्को को देखा, उसे 52% पोजेशन रखा था लेकिन वो थी नहीं गेम के, जो अर्जेंसी उनकी नजर नहीं आई थी। स्पेन की ऐसी टीम है कि मेन प्लेयर उनका लमीन यमाल है। अगर लमीन यमाल को स्पेन को रोक लिया, लमीन यमाल को रोक लिया तो स्पेन को रोक लिया। और फ्रांस को यही, जैसे हैदर भी बात कर रहा था कि अगर एक प्लेयर भी निकालते तो उनका ऐसे नहीं है कि उनकी टीम क्रम्बल हो जाएगी। जैसे चर्की को भी मौका नहीं मिल रहा है, डेज़िरे डुए या बारकोले एक साथ थोड़े ना खेल रहे, तो चाहे फ्रांस को मैं कहूंगा कि स्पेन नहीं रोक सकती। पहले ये तो देख लें कि स्पेन ने भी आगे पहुंचना है। आज आपको हॉट टेक दूं, बेल्जियम हॉट टेक जो है ना, कोल्ड टेक्स बन जाते हैं। अब ऑन रिकॉर्ड आई जा रहे हैं। पहले तो हम कल वाली प्रेडिक्शन से बात कर ले। हैदर पे पूरे वर्ल्ड कप में टैग लगा हुआ है कि इसने टीमों को बाहर करवाया है। बहुत सारी जो टीम्स हैं उनमें वो हारने की वजह देख रहे हैं, एक तो उनका कोच है, दूसरा हैदर खान है, इसकी वजह से टीम जो है ना बाहर हो रही है। फाइनली जैसे ही हमने कल कहा कि अब पॉइंट्स काउंट होंगे और हमारे पास मैक्सिमम ऑफ 28 पॉइंट्स है, तो एक मैच से मैक्सिमम जो है वो 4 पॉइंट्स ले सकते हैं। और स्कोर बोर्ड देखें, तीनों ने फ्रांस की विन प्रेडिक्ट की थी। मेरी स्कोर लाइन थी 90 मिनट्स में 1-1, आपकी थी 5-1। आई डोंट नो व्हाई। इस पे वैसे तो -1 होना चाहिए, हो गया था -2 करेंगे बहुत ज्यादा, इस पे -1 होना चाहिए जो इसने बात तो सही है कि फ्रांस जीता है, बात सही। लेकिन चलो हम दोनों के 2-2 पॉइंट्स है। हैदर ने कहा था कि फ्रांस 2-0 से जीतेगा। मैं एंड तक यही उम्मीद करता रहा कि फ्रांस इसकी प्रेडिक्शन गलत करने के लिए तीसरा गोल कर दे। मोरक्को से तो उम्मीद कोई नहीं है। जब मटेटा को चांस मिला तो मुझे भी डर लगा था तब। तो अब राइट नाउ हैदर इज नाउ लीडिंग विद 4 पॉइंट्स। आपके 2 हैं, मेरे भी 2 पॉइंट्स हैं। तो स्पेन बेल्जियम की प्रेडिक्शन इवेंट पे लेते हैं। पहले इस मैच को थोड़ा डिस्कस कर लें कि स्पेन बेल्जियम को कर सकते हैं कि बड़ा इजीली उनको ओवरपावर नहीं, बेल्जियम का पहले तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंचेंगे। वही राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16 था, पर जिस तरह से मोटिवेशन मिली उनको पिछले मैच में, और उसके बाद रूडे गार्सिया पे क्रेडिट देता हूँ मैं, जिस तरह से उसने रिस्क लिए, मतलब डी ब्रुयना और डोकू को ड्रॉप करना सब पहले कर दिया पहले मैच में, और फिर डी ब्रुयना को खिलाना ही ना बिल्कुल भी यूएसए के मैच में, वो इम्प्रेसिव था। बाकी स्पेन की बात करें हम, 10 घंटों से उन्होंने गोल कंसीड नहीं किया हुआ, ये बहुत ज्यादा बड़ी बात, 10 घंटों से। और उनको एक्सजी जो अगेंस्ट उनके आया है वो 0.30 का है, मतलब मिनिमल चांसेस क्रिएट कराने के लिए दे रहे हैं। तो डिफेंस उनकी अच्छी है। अब मैं बहुत ज़्यादा डिसपॉइंट होऊंगा अगर स्पेन हार जाता है मैच ये। अब ये लमीन यमाल इंटरव्यू में कहा था कि उसकी फॉर्म क्यों नहीं अच्छी जा रही है, उसने कहा मैं 2 महीने की इंजरी के बाद आया हूँ और 7 गेम्स लगातार एक साथ खेलना ये डिफिकल्ट हो जाता है प्लेयर के लिए रिदम में आना।
अब आहिस्ता आहिस्ता जब टूर्नामेंट आगे जा रहा है तो मेरा भी रिदम आता जा और परफॉर्मेंस भी हम देखते जा रहे हैं कि परफॉर्म बेटर होती जा रही है, उसकी गेम में ज़्यादा इन्वॉल्व होता जा रहा है। तो मैं बिलीव करता हूँ स्पेन जो है वो इतना ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी, तो 1-0 स्पेन। ओके, 1-0 बेल्जियम। और इसकी रीजन क्या आपको लग रही है बेल्जियम? बेल्जियम में हम पहले अंडररेटेड प्लेयर्स की बात कर रहे थे, तो मैं कहूँगा एक प्लेयर हमने जो मिस किया है वो रोमेलू लुकाकू है, क्योंकि वो जब भी बेल्जियम के लिए आया है उसने या तो गोल क्रिएट किया है। पहले हमने देखा था कि जब पहले मैच में वो आया था तो एक ओन गोल जो है डिक्लेयर हो गया था, लेकिन वो रोमेलू लुकाकू की वजह से ही हुआ था, वो हम मानते हैं। और फिर उसके बाद अभी ये जो है 2 गोल मारे थे उसने। अब मैं कहूँगा लुकाकू को या तो वो सुपर सब भी खिलाएं या स्टार्ट भी कराए ना, मैं कहूँगा लुकाकू सब भी लेके आएंगे क्योंकि अभी तक तो यही चलता आ रहा है। अगर लुकाकू आता है ना तो लुकाकू ऐसा प्लेयर बन सकता है जो गेम में ना एक अच्छा इम्पैक्ट ला सकता है बेल्जियम के लिए। देखिए स्टेलर को जो है वो पहले उन्होंने खिलाया था, लेकिन मैं कहूँगा कि उससे पूरा गेम ना खिलाएं, लुकाकू को खिलाएं। और डी ब्रुयने को मेरा ख्याल है इस गेम में खेलना चाहिए। वो पहले या तो कह सकते या तो वो स्टूपिड था या तो वो बहुत करेजियस था कि उसने डी ब्रुयने को नहीं खिलाया। अब ट्रॉसार्ड की भी हम बात करें तो ट्रॉसार्ड की भी फॉर्म अच्छी है, तो मैं कहूँगा कि बेल्जियम की जो ओवरऑल प्ले है ना, या तो डोकू या ट्रॉसार्ड में से जिसको भी खिलाए ना, वो दोनों की फॉर्म अच्छी है और बेल्जियम स्पेन को हरा सकती है, क्योंकि हमने पहले ही देखा है अनएक्सपेक्टेड तरीके से बेल्जियम आती रही है। अच्छा, बेल्जियम को थोड़ा सा वो जो यूएस वाली एपिसोड हुई है ना, तो वो था कि यूएस एक तरफ थी, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सारे बेल्जियम की सपोर्ट में हो गए थे, तो वो एक स्क्वाड में जो है ना उनके वो हार्मनी सी क्रिएट हो गई हुई है। फिर जब द वे दे सेलिब्रेटेड, और वो लोग कह रहे हैं कि अब सही टाइम पे पीक करना स्टार्ट किया है, जो टूर्नामेंट फुटबॉल में होता है कि आप स्टार्ट आपका थोड़ा स्लो भी हो, इवेंचुअली आप फिर पिकअप कर लेते हो। तो ये सब चीज़ें तो बेल्जियम की फेवर में हैं थोड़ी सी। और जो हम रूडी गार्सिया को हैदर ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था जब फर्स्ट मैच में उसने दोनों किया था। हैदर वॉजंट द ओनली वन जिसने ऐसे उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा जिनकी वजह से। अब मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं कि वहाँ अब एक वेबसाइट बन गई है sorryrudy.be के नाम से। 10,000 लोगों ने उससे अपोलोजाइज कर लिया है कि वो जो उसने 2 प्लेयर्स को निकाला था सेनेगल मैच में, हमने क्रिटिसाइज किया, वो इवेंचुअली गलत था। तो मेरे ख्याल से 10,000 एक कर ले हैदर का भी उसमें डाल के क्योंकि रूडी गार्सिया जो है ना वो डिफरेंस मेकर बन सकता है। उसकी रीज़न ये है, कन्वेंशनल कोचेस जैसे हमने देखे ना, मार्टिनेज भी थोड़ा सा डिफेंसिव रहा है, थोड़ा सा उसने वो जो करेज होती है उसको लैक किया। रूडी गार्सिया ऑन द अदर हैंड विदाउट एनी प्रेशर बड़े प्लेयर्स को भी सब कर रहा है, और सिमिलरली टीम भी कह रही है कि हम पे किसी तरह का प्रेशर नहीं है टू परफॉर्म। एक वो टैग जो पहले था इन पे कि गोल्डन जनरेशन ऑफ वो है, तो विदाउट एनी फियर खेल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये इनका हो सकता है। आपने तो उनको विनर वो कर दिया। मुझे लग रहा है कि स्पेन जो है ना वो जैसे पोर्टुगल को भी बिल्कुल एंड पे हराया था, थोड़ा सा अगर आप उनके अगेंस्ट डिफेंसिवली अच्छी शेप रखें ना तो गोल स्कोरिंग एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। तो आई थिंक पीछे भी कंसीड करना मसला है। तो आई थिंक 90 मिनट्स में 1-1, लेकिन इवेंचुअली स्पेन्स क्वालिटी जो है ना वो विल ब्रिंग इट। बेल्जियम के याद करें कि हमें धोखा नहीं खाना चाहिए यूएसए की परफॉर्मेंस से, बिल्कुल, क्योंकि वो वाली डिफेंस स्पेन की नहीं है जो यूएसए की थी, जिस तरह से यूएसए गोल कंसीड करा था। अब मैंने ग्रुप स्टेज में बात की थी यूएसए के बारे में कि बेस्ट है बी टीम को हराने में, अगर जैसी कोई ए टीम आती है ना उसको नहीं हरा पाएंगे इस यूएसए। तो वही हुआ था, जैसे अब 4 गोल उन्होंने कंसीड किए, पर जिस तरह चांसेस उन्होंने यूएसए ने दिए थे वो स्पेन देगा नहीं उनको, और जिस तरह की डिफेंस की फॉर्म जा रही है तो आई थिंक 1-0 विक्ट्री मिलेगी स्पेन को। अच्छा, यमाल का अभी तक फॉर्म में नहीं आया, उस जैसे आपने कहा भी है, वो कह रहा था कि मैचेस अभी मुझे नहीं मिले, उसका परफॉर्म करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्लेयर जो हम भूल रहे हैं, निको विलियम्स, उसकी तो अभी अपीयरेंस इज ड्यू है, तो वो आगे चल के तो अगर वो नहीं आता पिच पे तो दूसरी साइड तो फिर वही एम्प्टी है, वहां से थ्रेट बिल्कुल जीरो। हम स्पेन का सबसे बड़ा मसला ये है ना, अटैकिंग थ्रेट नहीं है उनके पास, क्योंकि जो यूरोज में हम देखते थे राइट साइड से और लेफ्ट साइड से निको विलियम्स, लमीन यमाल वो परफॉर्म करते थे। अब एलेक्स बायना है, वो उस तरह का क्वालिटी का प्लेयर तो नहीं है जिस तरह लेफ्ट विंग पे थे। बाकी अब आपको इसको इंजरी सिचुएशन अभी क्या है, उसको बेंच पे रख रहे हैं, बस रिस्क नहीं ले रहे वो। अगर स्पेन हारना शुरू कर देता कल मैच में, अगर 10-20 मिनट से आ जाते हैं और स्पेन 1 डाउन है, तो निको विलियम्स को खिलाएंगे वो। और वो फॉन्टे बड़ा क्रिटिसाइज भी हो रहा है कि उसने 4 में से जो 3 विंगर्स हैं वो तीनों इंजर्ड थे, यमाल भी, मरेनो भी wasn't fit enough to start, और सिमिलरली निको विलियम्स भी। तो वो कहते हैं सिर्फ एक फिट विंगर है, जो कि बड़ी क्रिटिसिज्म उसको फेस करनी पड़ रही है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड जो कुबासी है उसकी बड़ा वो पिक होना शुरू हो गया, सब लोगों ने उसका करना स्टार्ट कर दिया। लग ये रहा था कि शायद लास्ट ईयर तक वो डीन हॉसन इनका मेन फिगर बनेगा, लेकिन उसका तो अब नाम भी नहीं है। अब तो लोगों को जो कुबासी है ना उसके टैलेंट का सही है। डीन हॉसन मैं कहूँगा बहुत ओवररेटेड प्लेयर है। जैसे वो बोर्नमथ में उसकी हाइप बनी हुई थी ना, उसने रियल मैड्रिड में आके बिल्कुल भी जो है परफॉर्मेंस नहीं दी, और जो है कोच ने अच्छा किया कि उसने जो है डीन हॉसन को नहीं लिया। पाओ कुबार्सी हमेशा से स्टार्टिंग से मैं देखता आ रहा हूँ कि जो बार्सा के लिए उसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, और वो ऐसा प्लेयर है जो अपने बैच के लिए लड़ता है और क्लब के लिए पूरी जो है डिवोशन है उसकी।
और एक और बात मैं करूँगा, हैदर से मैं पूछना चाहूँगा कि निको विलियम्स जो है यंग प्लेयर है, उसकी मैं मानता हूँ गेम बहुत अच्छी है, लेकिन अब वो इंजरी से वापस आ रहा है। अगर वो खिलाते भी हैं, अगर 1-0 समझो बेल्जियम जीत रही है स्टार्टिंग में, एलेक्स बेना की जगह उसे सब करते, तो क्या वो प्रेशर हैंडल कर पाएगा, अपनी गेम दिखा पाएगा? नहीं, डू और डाई सिचुएशन है ना वो। अब आप 1-0 हार रहे हो, आपने अपने सारे जो चीजें वो थ्रो करनी है। अब निको विलियम्स आएगा, पर उस तरह से गेम रिदम जैसे लमीन यमाल का है वो नहीं इतना, तो निको विलियम्स उस तरह शायद परफॉर्म ना कर पाए। पर उनको अटैकिंग तो फेंकनी पड़ेगी। टू रस्टी होगा वो जो है ना, आते ही जैसे हमने वो फिर नेमार का भी देखा था इवेंचुअली, तो फिर वही बात है, इतनी प्रेशर सिचुएशन में एंड पे सब करना भी बड़ा डिफिकल्ट है। तो मेरे ख्याल से अगर स्पेन लीड ना कर रहे हो या एटलीस्ट 0-0 पे तो ठीक है, ट्रेल कर रहे हो फिर तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है, फिर तो उसको वो थ्रो करना, क्योंकि यमाल हिमसेल्फ बहुत प्रेशर में होगा, क्योंकि यमाल को यही लग रहा था कि मे बी यही मेरा ब्रेकआउट जो है ना वो टूर्नामेंट होना। अभी तक बाकी सबको गोल करते देखना, और नहीं आज ड्यू है, आज मैं कह रहा हूँ शायद उसका विनर भी हो सकता है। यानी जो आपका गोल है स्पेन का वो यमाल करेगा। नहीं चाहता हूँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि ड्यू है गोल। एक होती है ना परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप के अंदर, एक वो रियली चाहते थे फिर ना कहते जो अपने पुराने रिकॉर्ड को देखते। अब यमाल वालों ने दुआ करनी स्टार्ट कर देनी है कि जो हमारा वो है ना प्लेयर उसमें हो जाए। अच्छा, बाकी ऑन पेपर तो स्पेन वर्सेस फ्रांस जो सेमीफाइनल है ना, आई थिंक ये बेस्ट ऑफ द लॉट होगा अगर बेल्जियम कोई सरप्राइज नहीं कर पाता। ऑन द अदर साइड अब इंग्लैंड और नॉर्वे में, वो नॉर्वे के कैंप में कह रहे हैं थोड़ा सा जो वायरस है वो कोई आया हुआ है, लोगों की वो भी तबीयत भी खराब होना स्टार्ट हो गई। अभी शुक्र है अर्जेंटीना के साथ मैच नहीं था नॉर्वे का, वरना पता नहीं कि हमने क्या क्या सुना था। अर्जेंटीना ने खुद वायरस छोड़ दिया उनके पीछे। वैसे कल अर्जेंटीना ने कोशिश तो की है, रेफरी सारे अर्जेंटीना के थे, वो तो फ्रांस और नहीं। अच्छा अब ये मैं बात बताता हूँ आपको, 5 रेफरी थे अर्जेंटीना के, ठीक है। अब पर हमने इजिप्ट वाले अर्जेंटीना के मैच में देखा कि 3 रेफरीज फ्रांस के थे। तो अच्छा अभी हम बात चलते हैं इंग्लैंड और स्पेन के मैच में। अब जो इंग्लैंड स्पेन का मैच है उसमें 3 रेफरीज इंग्लैंड के हैं, तो ये तो अजीब बात हुई ना। अब जो अर्जेंटीना का अगला मैच स्विट्जरलैंड के साथ है उसमें 3 रेफरीज जो पोर्चुगल के हैं। तो फीफा खुद ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं, अर्जेंटीना का कुछ रास्ता नहीं है, हमें कॉन्स्पिरेसी बनाते हैं। नहीं, लेकिन वो नॉर्वे वाले में फिर अर्जेंटीना कोई हाथ नहीं। अभी तो वो है जेरल कोंसा को जो 2 मैच का बैन लग गया, वो भी अर्जेंटीना पे इल्जाम डाल रहा है। नहीं, वो तो जेन्युइनली वो मेसी ने लगता है इन्फेंटिनो को फोन किया है कि कल जो डिले हुआ पेनल्टी पे उसमें भी अर्जेंटीना का इल्जाम डाला कि रेफरी ने उसको रोका एम्बाप्पे को तंग करने के लिए, तो ये हुआ है। ये सारी रेफरी की गलती थी। नहीं, असल में देखो गार्सिया, अगर रूडी गार्सिया को क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है तो हैदर को भी काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है अर्जेंटीना का साथ देने पे, लेकिन ये रहा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। आई होप अर्जेंटीना जो है ना वो गेम में भी आगे आप। देखिए अब मैं चाहता हूँ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस हो, मेसी हाथ से बॉल फेंके गोल हो और रेफरी वो देखे भी ना, फिर मैं चाहता हूँ उससे वर्ल्ड कप जीते हुए। नहीं, अगर बिल्कुल भी किसी मोमेंट पे भी इतना कंट्रोवर्शियल चीज बना रहे हैं तो अब कंट्रोवर्शियल चीजें हो ही भी। हैंड ऑफ गॉड की वैसे रिक्रिएट कर दें, अब ये कोई टेंशन नहीं है। वो उसको कुछ साल 40 साल भी गुजर गए हुए हैं तो शायद। फ्रांस अर्जेंटीना का फाइनल चल रहा है, एक्स्ट्रा टाइम में 120th मिनट हैंड ऑफ गॉड मारे मेसी। वैसे मेसी गोल्डन बूट तो इसी तरह जीत सकता ना, अदरवाइज तो एम्बाप्पे या बाकियों को गोल्डन बूट का हम कहें ना, जो टीम फाइनल में जाएगी उसका ही प्लेयर बेसिकली जीतेगा गोल्डन बूट, क्योंकि जिस तरह फॉर्म जा रही है, जितने ज्यादा मैचेस किया। अब एम्बाप्पे जो है वो बेसिकली 2 मैचेस तो खेलेगा ही खेलेगा। अगर सेमीफाइनल में हारते भी हैं तो 3rd प्लेस तो खेलना है उन्होंने, तो उसके बाद 2 मैचेस हो गए। तो अब अर्जेंटीना को भी सेमीफाइनल में जाना पड़ेगा मेसी के चांस के लिए। तो स्विट्जरलैंड को तो हरा ही लेंगे, उस पे हम डिटेल डिस्कशन तो खैर वो कल करेंगे। स्विट्जरलैंड वाली तो स्लॉट इजियर है, वो तो बड़ी आराम से उनको कर लेंगे। हाँ, आगे इंग्लैंड से हारने के चांसेस उनके काफी ब्राइट हैं। बाकी इंग्लैंड का ओवरऑल ये है इंग्लैंड का ना डिफेंस थोड़ा सा वो हुआ है। मार्क गेही से मुझे उम्मीद थी बहुत ज्यादा हालैंड को, क्योंकि अब मसला है ना हालैंड को कौन रोकेगा, तो गेही से मुझे उम्मीद लग रही थी थोड़ी। वो इंजर्ड हो गया, उसकी हैवी हैमस्ट्रिंग वो निकल गया, कौन सा निकल गया। अर्जेंटीना के पैसे काम तो आ रहे हैं ना फिर इंग्लैंड के सारे डिफेंस को बाहर करके, तो अब इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। वो डैन बर्न का एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड सामने है कि उसने हालैंड ने उसके अगेंस्ट 8 बार खेला और सिर्फ 1 गोल किया। लेकिन वो वैसे उसकी 5 मीटर रेस हो तो मुझे लगता है हालैंड ने अभी उसने स्टार्ट भी नहीं करना और हालैंड ने बॉल तक पहुंचा होना है। तो लेट्स सी अब डैन बर्न को लेके आते हैं या स्टोन्स को लेके आते हैं। डैन बर्न वाली बातें कह रहे हैं। 4-5 जो मैच हुए थे ना उसमें हालैंड की परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं थी। वो तब पहले 2 मैच तब थे जब डी ब्रुयना था, और बाकी मेरे ख्याल से 3 मैच तब थे जब उसमें डी ब्रुयना चला गया था, नेपली चला गया था। तो हालैंड को जो है बॉल चांसेस ज्यादा इतने मिल नहीं रहे थे, तो इसी वजह से हालैंड को गोल हुए थे। इस बार मैं कहूँगा हालैंड इनका मेन मैन है नॉर्वे का, तो जो है डैन बर्न मेरा नहीं ख्याल हालैंड को रोक पाएगा। सही, तो ये डिस्कशन आपने सुनी। अब आज देखना ये है कि स्पेन फ्रांस को सेमीफाइनल में ज्वाइन करता है या फिर बेल्जियम को अपसेट कॉज करेगा। स्पोर्ट्स हंगामा में हमारे साथ बने रहिए।